जो आज हम लोग ना सर्कुलर मोशंस चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड 18 तारीख को तुम्हारा मेजर टेस्ट भी अनाउंस्ड है जिसमें वर्क पावर एनर्जी का शुरुआत के 2 लेक्चर्स के सवाल आएंगे बेसिक्स, वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल का टेस्ट कैसा था? टफ था या इजी था? मॉडरेट मॉडरेट था। शाही तो टॉपर है, शाही पढ़ना शुरू कर दिया मन से, देखो दिल पे ले लिया। शाही एक्चुअली जो टेस्ट पेपर आना था वो नहीं आया, टेस्ट पेपर तो थोड़ा दूसरा आ गया इसलिए मॉडरेट आ गया। एक्चुअली कल हमारे जो टाइपिस्ट थे वो छुट्टी पे थे सडनली बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट, तो और बहुत सारे पेपर कल मैंने रख लिया था, जो आने वाला था वो नहीं आया, नॉर्मल आ गया, बट आने वाला थोड़ा टफ था इससे। चलो, सर्कुलर मोशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बस रिविजन्स के लिए एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था और एक ऐसा सवाल हो बच्चों कि देयर इज ए hollow cylinder एक ऐसा hollow cylinder है, this cylinder is rotating with angular velocity omega। और यहाँ पे बेस कुछ दिया हुआ जिसपे एक आदमी खड़ा है वॉल से टच करते हुए, ये भी साथ साथ ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और अगर सडनली ये बेस हटा लिया गया, सो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, द मैन विल गो डाउन, इसका एक्सेशन नीचे होगा। सो इफ देयर इज अ फ्रिक्शन हियर, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट हो सकता है कि इसको मूव करने ना दे, ये स्टेबल रहे सिलेंडर के रिस्पेक्ट में? अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू और मैं कह रहा हूं कि ये स्टेबल हो, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम ओमेगा कि द मैन डज नॉट फॉल इफ बेस इज रिमूव्ड? फाइंड, डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करो, डायग्राम में ही लिखा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। फाइंड मिनिमम ओमेगा so that man does not fall if base is removed। Coefficient of friction is mu। तो चेतना बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू एम जी लगेगा म्यू एम फ्रिक्शन फोर्स? मैं कह रहा हूं कि मैन डज नॉट फॉल,
mg mg तुमको ये दिया हुआ है कि ये नीचे नहीं गिर रहा है, अगर नहीं गिरने का कंडीशंस दे दिया है तो मैं कहूंगा सर्टेनली फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। So this will be the first equation. लेकिन अब सवाल पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम ओमेगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो होगा फॉर मिनिमम ओमेगा फ्रिक्शन फोर्स का हम मैक्सिमम हेल्प लेंगे एंड दैट विल बी म्यू एन। चूंकि पेपर जल्दीबाजी में बनाया था तो एक दो सिलेबस से बाहर आ गया था, डोंट वरी। टॉपर वाला तो फिर रोटेशन का क्वेश्चन होता है, टॉपर वाला क्वेश्चन फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशंस का भी नहीं है। सो म्यू और एन कौन बताएगा? केशवी पाटिल। एन क्या लिखूं, mg लिखूं या कुछ और लिखूं? नैन पटेल, एन लिखने के लिए क्या लिखें? विधि ने बताया, बहुत बढ़िया विधि, विधि मन से पढ़ रही है। बच्चों देखो ये मैन का मोशन देखो तो ये सर्कुलर पाथ पे आर रेडियस के मूव कर रहा है। इसका अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो मैन पे नॉर्मल फोर्स लगेगा और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से n शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m omega square r। सो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, यहाँ पे नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। इक्वेशन 2 1 एंड 2 से बहुत इजीली मैं बता दूंगा, और ये मिनिमम है बिकॉज हमने फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ले लिया है। म्यू ओमेगा स्क्वायर r दैट इज इक्वल टू mg, m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन म्यू r। Is it clear? सार्थक डोंट वरी, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो अगर इस ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये सिलेंडर, द हॉलो सिलेंडर, देन मैन विल नॉट फॉल, जस्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर ओमेगा लेस देन, इसको ओमेगा नॉट लिख देता हूं, ओमेगा नॉट दैट इज रूट g अपॉन म्यू r। अगर ओमेगा लेस देन दिस है तो बताओ क्या होगा? मैन विल फॉल।
Yes. फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा रोकने के लिए, और फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो कहोगे सर फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, बिकॉज स्लाइडिंग है। तो म्यू इंटू एन, एन क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अगर केस दे दिया टू कि ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, that means omega is more than g by mu r, the man will remain at rest, man will remain at rest किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंडर। और इस केस में कोई बताएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0. अरे यार जीरो कैसे होगा फ्रिक्शन फोर्स, Mu m omega square r. क्या म्यू एम ओमेगा mg स्क्वायर आर होगा, वही रहेगा सर, जो होगा मिनिमम प्लस का mg होगा वो mg वही होगा सर, mg होगा। mg होगा, बिकॉज तुमने कह दिया कि नीचे अब नहीं जा रहा है, इसको रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन को कितना जरूरत है, mg चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, सेल्फ एडजस्टेबल है। तो क्या ये छोटा सा सवाल क्लियर हो गया क्या, there is a horizontal turntable which is rotating with angular velocity omega about its axis, vertical axis, and a block is placed at distance r at distance r, mass m ले लिया, if block is not slipping with respect to the table, then find maximum r, maximum value of r if coefficient of friction is mu, किसके बीच में, between block and the table। देखो सवाल तो इतना बड़ा है, बोलने में भी टाइम लगा, लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशंस बहुत छोटा होगा। मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं, मुझे क्या दिखेगा, दैट ब्लॉक इज आल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ब्लॉक पे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, friction normal and gravity कहोगे सर एक तो लग रहा है mg डायरेक्टली नीचे, एक लग रहा है n वर्टिकली अपवर्ड, ये दो फोर्स है। अब बच्चों ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स चाहिए,
क्योंकि इस डेस्क में इसका एक्सलेशन है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि द फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। मैंने कहा इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस मैक्सिमम रख सकता है? इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस द फ्रिक्शन विल इंक्रीज, बट फ्रिक्शन का लिमिटेशन है। मैक्सिमम कितना रख सकता है? म्यू एन, और आर के जगह पे मैक्सिमम ले लिया। बच्चों इसमें मैं दूसरा सवाल ही पूछ सकता था कि आर को फिक्स कर देता, ओमेगा को बोलता क्या मैक्सिमम ओमेगा होगा। मैंने अभी ओमेगा फिक्स कर दिया, आर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा। सो म्यू इनटू एन विल बी एम जी हियर, m omega square r max। सो r maximum आ गया तुम्हारा म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मान लो इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल लिया, लेकिन सोचो टर्न टेबल ना थोड़ा इस टाइप का है। सोचो कि ऐसा एक ब्लॉक है, ऐसा सरफेस है इंक्लाइन, और ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको मैं रोटेट करा रहा हूं, एंड ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसका डिस्टेंस सपोज आर मैक्सिमम कितना दूर रखें। ऐसे रोटेट करा, व्हाट शुड बी द आर मैक्सिमम सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, या फिर आर फिक्स कर दो तो मैक्सिमम ओमेगा कितना है कि ये स्लिप ना करे। दोनों सवाल पूछा जा सकता है। तो बताओ मैं क्या करूं? चलो आर ही फिक्स कर देता हूं, अभी आर नॉट फिक्स कर दिया और ओमेगा पूछ रहा हूं। Coefficient of friction is mu, angle is theta, इसका मास m, ये जो सवाल करवा रहा हूं ये प्रिपरेशन है एक कॉन्सेप्ट का जो हम लोग पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। तो वहां पे मैं थोड़ा फास्ट भाग जाऊंगा अगर यहाँ पे समझा दिया तो। ओके, सो बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड करेगा? तो व्हाट आर द फोर्सेज, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। एक तो mg वर्टिकली, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स किधर चाहिए? इधर। mg का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं। और कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। नॉर्मल। ऐसा अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया
है ना, तो ये थीटा होता है, तो ये थीटा होता है, तो ये एंगल है थीटा। दैट मीन्स नॉर्मल का एक कंपोनेंट हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, है ना। अब ऐसे भी सवाल आएंगे बच्चों कि अगर ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो अगर छोड़ दिया, ये रोटेट नहीं कर रहा है बेस, तो ये तो स्लाइड कर जाएगा नीचे, है ना, mg sin थीटा स्लाइड कर देगा। लेकिन अगर कहा जाए कि चलो इसको कितना से रोटेट करें, और स्मूथ है, कितना से रोटेट करें कि ये स्लाइड ना करे, तो चलो ये भी केस ले लेते हैं। केस 1, if mu is equal to 0, find omega so that, लिख ही दिया, so that does not slip, m does not slip, mu 0, तो बच्चों सिर्फ यही दो फोर्स है, तो ये बड़ा आसान से सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n sin थीटा n sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, और n cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन को लिखेंगे mg, सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, है ना। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा g tan थीटा अपॉन r, ओमेगा पूछा मैंने। सर इस क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स हॉरिजॉन्टली लगेगा या अलोंग द इंक्लाइन? इसका मोशंस कैसा है, सर्कुलर पाथ, कौन सा सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर कहां होगा, यहां होगा। किधर लगता है फोर्स, टुवर्ड सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत किधर है, हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई n का कंपोनेंट लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। शिवम क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। हर्ष, अब हम बात करते हैं कि इफ म्यू इज नॉन जीरो, म्यू इज नॉन जीरो और ओमेगा इतना ही, इतना से रोटेट करा रहे हैं, क्या फ्रिक्शन लगेगा? सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर म्यू है कुछ बट ओमेगा इसको रोटेट करने का जो है वो इतना ही है, क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या अभी भी नहीं लगेगा? तो अगर फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, अगर इतना ओमेगा है तो नॉर्मल सफिशिएंट है कि उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, जरूरत ही नहीं है, स्लिप करने का टेंडेंसी नहीं होगा। तो अगर इस ओमेगा से अगर रोटेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, तो म्यू नॉन जीरो है एंड ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन जी tan थीटा बाई आर के रूट से हो, इससे ग्रेटर है। अब बताओ, अभी लगेगा, अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखो फिजिक्स इज समथिंग, तुम्हें मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट कुछ फॉर्मूला लिखा है सॉल्यूशन, थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, है ना। मेरा पढ़ाने का तो तरीका यही है, जब तक तुम भी साथ साथ नहीं सोचोगे हाँ ऐसा हो रहा, ये केस हुआ तो क्या हुआ,
आईआईटी का भी पूछने का तरीका जो होता है, ऐसा नहीं कि एक सवाल दिया इसका सॉल्यूशन निकालो। आईआईटी पूछता है ये है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, और वो सवाल होते हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। पहले आईआईटी सब्जेक्टिव पूछता था, सब्जेक्टिव में वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लेता था। अब ऑब्जेक्टिव है, तो अगर कोई नॉर्मल एग्जाम जैसा होता तो ये इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, बट वो अगर कॉन्सेप्ट चेक करना है, सब्जेक्टिव वाला नॉलेज चेक करना है, तो उसके लिए होता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला। डेप्थ नॉलेज वो चेक कर लेता है इससे। और जेई में सबसे ज्यादा टफ स्कोर करना जो है वो मोर देन वन ऑप्शन वाला है। आई थिंक ये फीलिंग आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने 1-2 टेस्ट तो ले ही लिए उस पे, हाँ सर। है ना? गुड। चलो तब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कि म्यू 0 नहीं है, म्यू कुछ है, बट हम ओमेगा इतना करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बट ओमेगा इज ग्रेटर देन दिस तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ओमेगा बढ़ा मुझे इस डायरेक्शन का फोर्स बढ़ना चाहिए। Isn't it? इधर हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, तो फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन तो अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, तो 2 ऑप्शन दे रहा हूं, इधर लगेगा फर्स्ट डायरेक्शन में या सेकंड डायरेक्शन में? सेकेंड। सेकंड डायरेक्शन में, बिकॉज हमें इधर का फोर्स चाहिए, इधर लगेगा तो और कम हो जाएगा फोर्स, सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो इफ ओमेगा इज मोर देन दिस, देन फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन, क्योंकि वो तो हमेशा अलोंग द सरफेस लगेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे साथ साथ ये भी बोल देता हूं कि अगर ओमेगा इससे कम होता, ओमेगा इस वैल्यू से कम होता, तो इसका इधर स्लाइड करने का टेंडेंसी होता, नॉर्मल एक्शंस जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो जाता नॉर्मल, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता, अप द इंक्लाइन जितना जरूरत होता उतना लगता, बट अभी तो डाउन द लगेगा। सो बच्चों अभी हमने पूछा फाइंड मैक्सिमम ओमेगा सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, तो अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट आर द इक्वेशन? पहले टुवर्ड सेंटर लिख रहा हूं, n sin थीटा, और f का कंपोनेंट, f कितना होगा, ये थीटा तो ये थीटा, प्लस f cos थीटा, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, r की जगह r नॉट जो भी है। दिस इज इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन आएगा, ऊपर हो गया n cos थीटा और नीचे mg और नीचे f का भी कंपोनेंट, तो मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, f sin थीटा माइनस दैट इज इक्वल टू, थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, mg। Since we are solving for maximum omega, so f लिमिटिंग होगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू n। Put the value of f is equal to mu into n, divided, theta is known, है ना? तो तुम्हें यहां से निकल जाएगा, n को एलिमिनेट कर देना है, और इजिली n एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे म्यू n पुट कर दिया, फिर डिवाइड कर दोगे तो n ऊपर से कैंसिल, तो बचेगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस
mu sin theta that is equal to omega square r naught by g. थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो, अगर cos थीटा को कॉमन ले लिया नीचे और ऊपर से तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा that is equal to omega square r naught upon g, या omega square is equal to g by r naught. So this is your relation. ये थ्योरी में पढ़ा दिया तो एक जगह मैं थ्योरी थोड़ा जल्दी भागूंगा. तब तक अटेंडेंस ले लूं क्या? चलो बच्चों, अब एक सवाल ले रहा हूं जो अच्छा सा सवाल है, जेई एडवांस लेवल का सवाल है, उस है ना, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाएंगे. क्या करें, ये सपोज हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक रिंग रख दिया है, या सोचो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है. ये बनाने डायग्राम अच्छा. ये टेबल पे there is a thick ring अब ये रिंग तो मेरे से अच्छा से बना नहीं, कैसा है मैं समझाता हूं. यह सिलेंडर सोचो कि हॉलो सिलेंडर को ऐसे फिक्स कर दिया है. दिस इज फिक्स्ड ऑन a smooth table, a smooth horizontal table. This is a very good sum, और ये अच्छी वर्मा भी है शायद, लेकिन मैं थोड़ा सा और उसमें और भी सवाल पूछूंगा. जिसको जिसको समझ में आया, मतलब आज कुछ सीखोगे तुम लोग. लेकिन रिंग और एक छोटा सा यहाँ ब्लॉक रखा है, स्मॉल m, रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R. दिस ब्लॉक इज गिवन ए वेलोसिटी v naught टेंजेंशियली. अब बताओ, सिलेंडर के अंदर टच करते हुए सरफेस से रखा और v naught टेंजेंशियली दिया, तो ये जाना चाहेगा बाहर, बट कैसे जा पाएगा, सिलेंडर है, फिक्स्ड है. सो इसका मोशन कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? यस सर. अगर मैं कहता सिलेंडर भी स्मूथ है तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहता है, इस पे कोई भी स्पीड इसका कम नहीं होता. लेकिन there is a coefficient of friction mu between block and inner surface of the fixed cylinder. ठीक है ना? सो बताओ अब क्या होगा, जैसे ये स्लाइड करेगा यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, कहां पे, ब्लॉक और सिलेंडर के सरफेस में. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, इधर लगेगा. दिस फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस, दिस फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, या टेंजेंशियल? Tangential.
टेंजेंशियल टेंजेंशियल डायरेक्शन का इसका स्पीड कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। मुझे निकालना है बच्चों फाइंड वेलोसिटी या स्पीड का दो डायरेक्शंस मुझे नहीं, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है v नॉट। सवाल समझ में आ गया तो पहले लिख लो और फिर सॉल्व करते हैं। क्योंकि टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा इस पे फोर्सेस दिखा रहा हूं और बताना कि सही दिखा रहा हूं कि नहीं। बच्चों फोर्सेस एक होगा mg वर्टिकली, एक होगा n ऊपर। कौन सा n? जो हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल का लगाएगा, और एक और n होगा जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर। इसको लिख लेता हूं n1, और एक होगा n1 ऊपर मतलब n2, और एक होगा mg नीचे, और एक फ्रिक्शन रेड कलर से दिखाया। किसी टाइम पे इसका अगर मान लो स्पीड v हो गया, घट गया है, किसी जनरल टाइम पे लिख रहा हूं कि वेलोसिटी v है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन किस n1 के कारण होगा, n1 या n2? किस n के कारण होगा? n1 n1, बिकॉज n2 वाला तो सरफेस जो है वो तो स्मूथ है। चूंकि स्लिपिंग है तो जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा म्यू इंटू n1, म्यू इंटू n1। कहोगे सर n1 कितना होगा? तो अगर वेलोसिटी किसी टाइम पे v है तो m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। एम आई राइट? m v स्क्वायर बाय r, दिस इज n1। सो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अगर लिखूं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन at, at क्या हो जाएगा? f बाई एम, f हो जाएगा म्यू m v स्क्वायर बाई r, ये हो गया फोर्स, डिवाइड बाई मास m। और अगर हम साइन के साथ लिखें तो वेलोसिटी इधर है, अब कोई डायरेक्शन लग रहा है तो माइनस। सो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, dv by dt। dv by dt will be minus mu v स्क्वायर अपॉन r। क्या इसमें किसी को तकलीफ हो तो बताओ, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये इक्वेशंस देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि जो हमें निकालना है शायद निकल जाएगा। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, v को एक तरफ, t वाले को टर्म को एक तरफ। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, मैं थोड़ा ध्यान देकर लिखना पड़ेगा। सो dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन r dt।
इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इनिशियल सर माइनस म्यू अप और आर दोनों कांस्टेंट है ना? हाँ इसलिए बाहर ले लिया ना म्यू बाई आर। कितना अच्छा बात बोला नैन, देखो तुम्हारी बात मैंने पहले ही सुन लिया था, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है v नॉट, किसी टाइम t पे है वेलोसिटी v, 1/v² का नैन बता दो कितना होगा। सबको आता है, -1/v, v नॉट से v माइनस म्यू बाई आर dt का t -0, माइनस माइनस जाएगा, अपर लिमिट 1/v -1/v नॉट दैट इज इक्वल टू म्यू बाई आर इंटू टी। अमोघ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तुम्हारा दोस्त जहान क्यों छोड़ दिया है? उसको बोलो क्लास अटेंड करे। सो v निकल गया, पहला सवाल तो निकल गया, दूसरा तो मैंने पूछा नहीं था, तो दूसरा लिखो। उसने रेजोनेंस छोड़ दिया, रेजोनेंस छोड़ के कहीं और ज्वाइन किया क्या अजिंक्य? अब यहां से v निकल गया, दूसरा निकालना है टर्म, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड find distance traveled in time t। अगर हम लोग v निकालने के लिए क्या, ऐसे तो 1/v के टर्म में आया, v अगर एग्जैक्टली निकालना है तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v नॉट r डिवाइड बाई r प्लस म्यू v नॉट इंटू t। अब जैसे एग्जाम में होगा तो मैं पूछ सकता हूं कि कितने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो हाफ हो गया। तो 1/v v के जगह पे v0/2 लिख लोगे, यू विल गेट द टाइम, या यहाँ पे v0/2 लिख लोगे, यू विल गेट द टाइम। ओके, अब मैं पूछ रहा हूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बच्चों मैं अभी बता रहा हूं, अगर ये जो v अभी लिखा है दिस इज अ स्पीड, और जब स्पीड लिख रहे हैं तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ds/dt, और मैं बता रहा हूं ये ds अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऐड करते जाएंगे तब तो वो अलग होगा वेक्टर। ये वेलोसिटी नहीं लिख करके हम स्पीड लिख रहे हैं, तो ये ds हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, ds स्केलर समेशन। सो ds
डिस्टेंस टेबल निकालना है तो स्पीड इंटू dt का इंटीग्रेशन, ये निकाल लोगे। v नॉट r अपॉन r प्लस म्यू नॉट t इंटू dt का इंटीग्रेशन 0 से किसी टाइम t पे, सो दिस इज s। और अगर मैं पूछूं कि ये कितने टाइम में एक सर्किल रोटेट करेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो क्या करोगे, डिस्टेंस टेबल के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पाई r, 2 pi r. है ना, you will get time। क्लियर ना? If I ask you कि when it will stop, इसका वेलोसिटी 0 कब होगा, तो आइडियली देखो ये v0 कब होगा, जब t बहुत बड़ा मतलब इनफाइनाइट, तो आइडियली इट विल कम टू रेस्ट एट इनफाइनाइट टाइम। है ना? मैंने जो सवाल पूछा कि इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना, जब एक राउंड कंप्लीट करेगा, अगर मैं पूछ दिया कि अगर व्हेन इट विल कंप्लीट 1 राउंड व्हाट विल बी द स्पीड, ये सवाल अगर पूछा तो तुम यहां से ही AT जो आया था माइनस म्यू v स्क्वायर बाई r, इस AT को तुम लिख सकते थे v इंटू dv बाई ds। मैंने दो चीज पूछा बच्चों, मैंने पहले पूछा कि कितने टाइम में ये एक राउंड कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में, तो यहाँ s इक्वल टू लिखोगे 2 पाई r और 0 से t लिखोगे, यू विल गेट t। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, तीसरा इनफैक्ट, कि व्हेन इट विल कंप्लीट 1 राउंड, व्हेन इट विल कंप्लीट 1 राउंड व्हाट विल बी दिस स्पीड, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, बिकॉज हम टाइम नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि इतना डिस्टेंस चला है, तो ये आसान हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, इसी को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा। तो तीसरा सवाल, फाइंड स्पीड when it will complete 1 revolution। चौथा सवाल, find total distance travel before it come to rest। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत तरीके से इसको पूछा जा सकता है और तुम्हारे किसी न किसी टेस्ट में तो आएगा ही, पहले ही आउट कर रहा हूं। सर अब किसी बच्चे को लगा कि सर जब टाइम इनफाइनाइट टाइम के बाद ये रुकेगा, आपने बताया वेलोसिटी बिकम्स 0 एट इनफाइनाइट टाइम आइडियली, तो डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स भी इनफाइनाइट होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि इसका कुछ वैल्यू आएगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। क्योंकि सर कैसे पॉसिबल है, जब इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस भी चलना चाहिए।
लेकिन बच्चों दिक्कत क्या होगी ना, फैक्ट ये है कि इसका स्पीड ना बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम। जब बहुत ही कम स्पीड है तो ज्यादा टाइम भी चलेगा तो डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं चलेगा, जितना ज्यादा टाइम लग रहा है स्पीड उतना ही कम होते जाएगा, बहुत ही कम, जीरो। प्रैक्टिकली तो तुम कहोगे कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत इनफाइनाइट टाइम लग रहा है? बिकॉज इसको जो रोकने वाला सरफेस है, रोकने वाला फोर्स, वो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे। एन किस पे डिपेंड कर रहा है? वी पे। जब वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी बहुत कम हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रोकने वाला बहुत ही कम हो जाएगा। चलो, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। एक बार पूरा सवाल रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, जिसका आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी टाइम टी, जो इसको इंटीग्रेट करोगे तो s इक्वल टू ये आ जाएगा, s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जस्ट इंटीग्रेट कर लो, लॉगरिथम में आएगा। आई थिंक इंटीग्रेट करने आता है, लॉन में आएगा ना। हाँ सर। और इसी का एक सब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कितने टाइम में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो तुम s और t का फंक्शन है, s का वैल्यू 2 पाई r रख दोगे, t का वैल्यू कुछ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट। फिर मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि जब ये एक रिवॉल्यूशन चलता है तो उस समय एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद व्हाट विल बी द स्पीड? फाइंड द स्पीड व्हेन इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इसका सोल्व करने का तरीका एक तो ये होगा कि यहां से t निकालो, फिर t का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, बट मैं उसके लिए उससे अच्छा बताया कि ऐसे लिखो, उस दो मेथड में नहीं जाए। सिंपली अगर यही सवाल आ गया IIT में तो वी विल राइट दिस इक्वेशन, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक v चला जाएगा, v वाले को एक साइड और इंटीग्रेट कर लोगे तो ds 2 पाई r हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, पुट कर दोगे। दूसरा पूछा हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो इसी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो कर लोगे, इनिशियल v नॉट है, s का वैल्यू आ जाएगा। शुड आई राइट थर्ड एंड फोर्थ अगेन सॉल्यूशन? मैंने बोल दिया है। सर फोर्थ का एक बार बता दीजिएगा। सर थर्ड। अरे यार, तो लोग ये बड़ा लेजी हो गया तुम। चलो, मुझसे ही लिखवा रहे हो। v dv, देखो कितना लेजी हो तुम लोग। ds इज इक्वल टू माइनस म्यू v स्क्वायर बाई r, एक v कैंसिल, dv बाई v इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई r इंटू ds। अब नैन पटेल ने मुझे बताया था सर म्यू और r कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा ln v। हाँ यार, इसमें एक चीज होगा, ln v आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई r इंटू ds। पहला सवाल में सर वो थर्ड पूछा था कि हाउ मच व्हाट विल बी द वेलोसिटी इट विल कवर वन रिवॉल्यूशन, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर माइनस म्यू बाई r, ऐसे लिख लेता हूं, v नॉट टू v ln v बाई v नॉट is equal to minus mu by r into s।
तो क्या हो जाएगा v बाई वी नॉट, ऐसे लिखने आता है बच्चों, e टू द पावर म्यू बाई r इंटू एस। तो आया v सर एज एस अ की जगह फंक्शन पे ऑफ 2 s। पाई आर पुट कर देंगे ना, क्या है v इज इक्वल टू एस की वी जगह पे 2 नॉट, पाई आर पुट करेंगे ना। हाँ e टू पावर माइनस म्यू बाई r इंटू एस। s का वैल्यू पुट कर दोगे 2 पाई r। So after 1 revolutions, velocity will be v naught e to the power minus mu by r into 2 pi r। So क्या आ जाएगा mu into 2 pi। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देख रहे हैं कि velocity becomes 0 when s becomes infinite। मतलब हमने जो पहले लॉजिक दिया था, क्योंकि ये था कि वेलोसिटी जैसे जैसे कम हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी कम हो रहा है। बट ये भी फंक्शन किसका आया है, एस इनफाइनाइट पे ही वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, चलते जाएगा चलते जाएगा। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, जो मैंने लॉजिक दिया था दैट इज परफेक्टली राइट, कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, टाइम सपोज इनफाइनाइट लग रहा है लॉन्ग टाइम, बट वेलोसिटी भी बहुत कम हो रहा होगा, तो कभी फाइनाइट आ जाता है, लेकिन इस केस में इनफाइनाइट ही आ रहा है। दैट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। तो ये सवाल कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें बहुत टाइम लग गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके सर, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा दिया, तो अब सेंट्रीफ्यूगल क्या है बच्चों? ये एक सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करते हैं, रोटेटिंग एक्सलेटिंग फ्रेम में, तो न्यूटन्स लॉ को लिखने के लिए, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लिखने के लिए, क्योंकि वो वैलिड नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, बट उसको वैलिड कराना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक अपने मन से फोर्स जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, देन हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं। उसी अपने मन से जो ऐड किया, जो एक्स्ट्रा फोर्स ऐड किया, उसी को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। मतलब वो एग्जिस्ट करता नहीं है, सिर्फ हमने एक मान लिया ऐसा कि है। ठीक है ना? तो समझना इस चीज को। अगर कोई रोटेटिंग फ्रेम में तुम वर्क कर रहे हो, जैसे ये टर्न टेबल रोटेट कर रहा है और तुम रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए, रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। और ये टॉपिक्स थोड़ा सा बड़ा है, बट हमें सिर्फ सिंपल सा केस डिस्कस करना है इसमें। if you are in rotating frame which is not an inertial frame, और एक्सिस से अगर किसी डिस्टेंस पे, एक्सिस से किसी डिस्टेंस r पे हम हैं, तो ये पर्सन्स के अकॉर्डिंगली इसको नहीं दिखेगा कि ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेटिंग फ्रेम है, इसको लगेगा कि ये रेस्ट में है या मूव भी कर रहा है, जो भी है। इसके फ्रेम में अगर जिस पॉइंट पे ब्लॉक रखा, उस पॉइंट का एक्चुअली एक्सेलेरेशन है कितना, इधर है ओमेगा स्क्वायर आर का, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रखा हुआ इधर एक्सेलेरेशन, तो सूडो फोर्स किधर लगता है, अपोजिट। तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इधर है, तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है, तो सूडो फोर्स जिस पॉइंट पे रखा था उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन
m और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो मास इंटू एक्सेशन, एक्चुअली में इधर था बट सूडो फोर्स अपोजिट लगाएंगे। मैंने कहा कि ये थोड़ा ज्यादा है सिलेबस बट हमें पढ़ना कम है। एक्चुअली दो टाइप का सूडो फोर्स होता है इस रोटेटिंग फ्रेम में। एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर। और एक दूसरा भी सूडो फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स। There is another pseudo force, but this is not in our syllabus, not in JEE syllabus. इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आइडिया हम दे देंगे बट अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। इसका रिएक्शन क्या होगा बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये सिंपल सा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर ये? सो अगर रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करेंगे तो बच्चों ये फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब इफ यू ड्रॉ एफबीडी इन रोटेटिंग फ्रेम then you have to draw pseudo force। मतलब सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स लगाएंगे। और बहुत सारे सवाल में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा समझने में हेल्प करता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप करता है। जैसे समझना इस चीज को, हमने अभी एक सवाल किया था कि आर डिस्टेंस पे रखा है और सॉल्व करवाया था कि बताओ इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो सारे बच्चों ने हमने समझा दिया था कि इसको इधर एक्सेशन है, इस पे इधर फोर्स चाहिए, इसलिए तुमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ऐसा बताया। लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, उतना जो अंदर से सेंस नहीं डेवलप होगा कि व्हाई फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये ग्राउंड फ्रेम में स्टडी किया था। ग्राउंड फ्रेम से हम देख रहे थे कि ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। बट अगर मैं यहां पे बैठ करके एक्सिस पे बैठ गया और मैं देख रहा हूं, मैं रोटेटिंग फ्रेम में हूं बच्चों, मुझे दिख रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। तुम्हें दिख रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है बट तुम्हें ये पता है कि तुम रोटेटिंग फ्रेम में हो, तो तुम क्या लगाओगे? एक सूडो फोर्स लगाओगे। सो अब समझना, इसके फ्रेम में बैठ के देख रहे हो तो तुम कहोगे कि इधर एक सूडो फोर्स लगेगा, मतलब तुम्हारे फ्रेम में इस ब्लॉक को इधर जाने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहेगा मत जाओ मैं हूं, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा इसके फ्रेम में तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस, बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर मैंने इसका डिस्टेंस थोड़ा इधर कर दिया तो सूडो फोर्स बढ़ जाएगा, तो हो सकता है फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो रोक के रखने के लिए, तो स्लाइडिंग हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि ये दूर जा रहा है इससे। ओके बच्चों,
अब मैं बताता हूं कि अगर ये दूर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अगर ब्लॉक का मोशंस है, रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ब्लॉक रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। ये चीज सिर्फ सीख लो इसके बारे में। मैंने क्या बोला? कोरियोलिस फोर्स इफ इन रोटेटिंग फ्रेम ब्लॉक इज एट रेस्ट देन कोरियोलिस फोर्स विल बी 0। तो इसके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है ना। और अगर ब्लॉक का मोशंस रोटेटिंग फ्रेम में अलोंग रेडियल डायरेक्शन है, अगर ब्लॉक का मोशन है ब्लॉक का, बट रेडियल डायरेक्शन में इसके फ्रेम में मोशन है, उस केस में भी कोरियोलिस फोर्स तो लगेगा, लेकिन उस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगेगा। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन का इक्वेशंस लिखना होगा तो सिर्फ यही सूडो फोर्स रहेगा, कोरियोलिस फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा। दूसरा स्टेप, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों यहां से आगे बढ़ेंगे। मैं तो सोचा था ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बट वन मोर लेक्चर्स, कंप्लीट लेक्चर्स लेफ्ट ऑन दिस। नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा, बट यू कैन ट्राई ऑल क्वेश्चन ऑफ एच.सी. वर्मा, सॉल्व करो, बुकलेट का सॉल्व करो, और पूरा बुकलेट जो सर्कुलर मोशंस का है उसको ट्राई करो।